गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक। ठीक है सर। ठीक, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है dy by dx plus y is equal to 1। dy by dx plus y is equal to 1। अब क्या करो, इस y को इधर ले जाओ। dy by dx is equal to हो गया 1 minus y। ठीक है, अब क्या करिए, 1 minus y को इधर ले आओ dy के साथ। तो ये हो गया dy upon 1 minus y is equal to dx। ठीक है, अब आप नोट करिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिएगा ये क्या हो गया, एक मिनट वेट करिए प्लीज। इसमें जब dy अपॉन 1 माइनस y हो गया, तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लो मेरे पास सिंपली dx अपॉन x होता तो उसको मैं बोल देता log x। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब दे रखा है dy अपॉन 1 माइनस y। अगर dy अपॉन y होता तो मैं इसके इंटीग्रल को बोल देता log y। इसको क्या बोलेंगे, log 1 माइनस y। इसको बोलेंगे log mod 1 माइनस y। और फर्दर इस 1 माइनस y को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके जो आएगा उस उससे इसको पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, और माइनस y का डिफरेंशियल हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, जब dx का इंटीग्रल होगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस c। ठीक, तो अब आप इसको बोल सकते हैं जैसे log 1 माइनस y है, log 1 माइनस y, और इस -1 को इधर ले जाओ, मॉडुलस सॉरी -1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -x माइनस c। अब इसको इधर ले आओ तो x प्लस log 1 माइनस y और प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ यही आ रहा होगा। हाँ सर सर, मैंने जो माइनस सी है उसको प्लस सी में ले लिया, कोई बात नहीं, तो मतलब कांस्टेंट है आंसर ना। सही आएगा ना। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारा कांस्टेंट है आप उसको प्लस सी लिखो, माइनस सी लिखो, e की पावर सी लिखो, साइन सी लिखो, कॉस सी लिखो, लॉग सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ठीक है ना। सही तो आ हम रहा है। अपने कंफर्ट के हिसाब से जो हमें ठीक लगता है वो ले लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है सर। और इसके अलावा सर 11th। 11th देखिएगा, for each of the differential equation in questions 11 to 14 find a particular solution satisfying the given condition। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है x cube plus x square plus x plus 1, x cube plus x square plus x plus 1 dy by dx is equal to 2x square plus x 2x square plus x। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है, y is equal to 1 when x is equal to 0। y is equal to 1 when x is equal to 0। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें क्या होगा कि हाँ यहाँ पर तो सीधे सीधे मुझे x वाले टर्म अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। dy को तो इधर छोड़ दीजिए अकेला, dy तो इधर आ गया, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और dx ये इधर ले गए। अब क्या कर सकते हैं हम,
इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। dy को तो एज इट इज छोड़ो, यहाँ न्यूमरेटर में है 2x स्क्वायर प्लस x, डिनोमिनेटर में जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर ले लो कॉमन, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 में आप 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और dx, ये हो गया। अब सर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जो कि न्यूमरेटर में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं उसका वो डिफरेंशियल आ जाता, 3x स्क्वायर हो जाता, तो जब नीचे वाले को नहीं, वो भी डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x। वो भी करा जा सकता है, वो भी करा जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। dy इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 dx, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। अब मुझे एक चीज तो बिल्कुल साफ यहाँ पर दिखाई देती है कि आप देखिएगा कि यहाँ डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है और x प्लस 1 है और ऊपर 2x स्क्वायर प्लस x है और dx है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोनों तरफ, अब इधर तो x वाले टर्म्स आ गए और इधर y वाले टर्म्स आ गए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 और dx, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट मेरे को इसमें ये देखना है कि जैसे यहाँ इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री वो बड़ी है और न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है 2 और नीचे हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं कि जब अगर इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में रहने देता तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी, इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करते टाइम हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये x प्लस 1 ये तो लीनियर फ्रैक्शन है, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो हम ऐसे में क्या लेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ जो ये वाला टर्म है इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। हम ये कहेंगे कि लेट 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1, मतलब ये तो लीनियर है तो इसके नीचे तो a अपॉन x प्लस 1, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो मैं इसमें क्या मानूंगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। बताइए बेटा, याद आ गया सबको, ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से करते थे? हाँ सर। ठीक है, शाश्वत याद है? लेकिन हाँ सर सर। उस वाले पार्शियल फ्रैक्शंस में ऊपर न्यूमरेटर में 1 नहीं होता था। नहीं नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए बस, और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। समझ गए? बताइए अदिति, ये आता है इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन? यस सर। अदिति गोयल बताओ, हाँ सर। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है? मेरे को वो चैप्टर ही नहीं आता अभी। अच्छा चलो, तो ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है जी, फिलहाल इसको देखिएगा कि ये हमारे पास हो गया x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ यहाँ पर मुझे को एलसीएम लेना है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा टर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए, एक्स प्लस 1, तो bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि ये वाला डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर ये तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गए। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो तो ax स्क्वायर प्लस a, bx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर, bx इंटू 1 क्या हो जाएगा, bx, c इंटू एक्स क्या हो जाएगा, cx, और c इंटू 1 क्या हो जाएगा, c। तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, क्या हो गया, a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ ले ली। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया। फिर सिर्फ x वाली टर्म्स देखिए, तो bx प्लस cx ये क्या हो जाएगा, b प्लस c इंटू एक्स। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म देखो, तो कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है, a और c, तो ये हो जाएगा a प्लस c। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करिए। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस b, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 2। इधर x का कोफिशिएंट है b प्लस c, इधर x का कोफिशिएंट है 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। इधर कांस्टेंट टर्म है a प्लस c, इधर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट कि मैं a की जगह माइनस c लिख सकता हूं। मतलब a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस c। अब ये वाली वैल्यू आप, ये वाली वैल्यू a की वैल्यू माइनस c अगर आप इस इक्वेशन में डाल दें तो ये यहाँ पर b तो है ही और a की जगह आ जाएगा माइनस c, तो b और c वेरिएबल हो जाएंगे और दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल b और c है। तो हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दिया, a की जगह माइनस c, तो माइनस c प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये डिनोमिनेट, ये सॉरी दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन b प्लस c इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ c प्लस b इज इक्वल टू 1। बताइए क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, और अब आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस c प्लस c कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस b कितना हो गया, 2b। ये वही है जो एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, b इज इक्वल टू 3/2। ये b की वैल्यू हो गई। अब b की वैल्यू आ गई तो हम इसमें c की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपका इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मन करे उसमें वैल्यू डालो b की और c की वैल्यू निकालो। इक्वेशन 2 में अगर डाल देता हूं b की जगह 3/2, तो b इज इक्वल टू 3/2, और इसको ना इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 के मैं इक्वेशन 1 ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, तो पुट b इज इक्वल टू 3/2 इन थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए b की वैल्यू 3/2, तो 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3/2। तो यहां से c की वैल्यू आ गई बेटा -1/2। अच्छा, तो c की वैल्यू -1/2 है तो a क्या है, माइनस c। तो यहां लिखेंगे सिंस a is equal to minus c, it implies that a is equal to minus of -1/2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/2। अब मेरे पास a, b और c इन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। इन तीनों की वैल्यूज को मैंने ये जो चीज एज्यूम करी है इसमें डाल दूंगा।
अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 दोबारा लिखिए। इक्वेशन 1 क्या थी? इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 dx। और ये जो अंदर पूरा जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को मैं ये एज्यूम कर चुका हूं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह ये वैल्यू डालो a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और dx। ठीक है, इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? इंटीग्रेशन अब a की वैल्यू डालो। a की वैल्यू क्या आई थी? 1/2 अपॉन x प्लस 1 फिर प्लस bx प्लस c। b कितना आया? 3/2 3/2x प्लस c कितना आया? -1/2 तो -1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया और dx। ठीक है ना? तो फिर से ये अलग अलग स्प्लिट होंगे। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसको अलग कर लो तो 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो 1/2 तो ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। एक तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। ठीक, उसके बाद प्लस अब ये 3/2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर लो तो प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx और -1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर लो -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब सीधी सीधी बात है कि ये जो 3/2 वाला ले लिया था, यहाँ पर x था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अगर ऊपर 2x आ जाए तो ऊपर x था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? तो अब मेरे पास सीधा सीधा ये हो गया कि f डैश x अपॉन fx वाली फॉर्म आ गई। तो अब मैं इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। dx अपॉन x प्लस 1 क्या हो जाएगा? देखो 1/2 तो है ही, dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा log mod x प्लस 1। अच्छा आकर्ष, अब एक बात बताओ, जैसे dx अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल कर रहा हूं तो log mod x प्लस 1 हो गया, हाँ सर। है ना? लेकिन ये जो x प्लस 1 है इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा और जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करूंगा। तो क्योंकि x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करके 1 ही आ रहा है तो वो डिवाइड हमने करा है लेकिन वो आपको पता नहीं चल रहा। हाँ सर। समझ गए ना? जैसे dy अपॉन 1 माइनस वाई था तो वहां 1 माइनस वाई का डिफरेंशियल -1 था, इसलिए वो साइन चेंज हो गया था। समझ गए? हाँ सर समझ गया। ठीक है। अच्छा अब ये 3/4 हो गया, 10 का 3/4 और 2x, यानी कि ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशियल है f डैश x अपॉन fx। तो क्या होता है इसका इंटीग्रल? log fx, यानी कि log mod x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। सिमिलरली अब लास्ट वाला देखो, -1/2 इज अ कांस्टेंट, तो ऐसे का dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल क्या होता है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c। और ये क्या है? ये सारा का सारा क्या चला आ रहा है? y चला आ रहा है। मैं इधर मिटा रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे सिर्फ इतना नहीं करना था, तो जनरल सॉल्यूशन आया है, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मुझे इसमें कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। मैं ये मिटा दूं सारा, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो
Yes, sir. ओजस समझ में आ रहा है? यस सर। संजना और शिवांगी तुम बताओ। Yes, sir. शिवांगी Yes, sir. ठीक है। मयंक यस सर। चलिए ठीक है। मैं ये बिठा रहा हूँ, अब जरा देखिएगा। देखो जी, अब इसमें जैसे ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था y is equal to 1/2 log mod x plus 1, 1/2 log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1, ठीक है, और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो अब ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि y is equal to 1 when x is equal to 0, y जो है वो 1 है when x is equal to 0। तो देखिएगा y is equal to 1 when x is equal to 0, तो y की जगह डालो 1 और जहां पर भी x है सब जगह 0 0 डालते चले जाओ। 1/2 log mod 0 plus 1 प्लस 3/4 log mod 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 और प्लस c। log 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, और log 1 होता है 0। 1/2 log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 भी होता है 0 प्लस c। log 1 0, ये भी log 1 0। 1 is equal to 0 plus 0 minus 0 plus c, तो c की वैल्यू आ गई 1। therefore पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ कि ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था ना, यही एग्जैक्टली लिखना है और इसमें c की वैल्यू जो 1 कैलकुलेट करिए ये डाल देनी है बस। तो y is equal to 1/2 log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus 1, c की जगह 1 आ गया। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए नियति क्लियर है? सर वो क्या कहते हैं, पीछे थोड़ा आंसर डिफरेंट है, ये कैसे आया पीछे सॉल्यूशंस में? क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11 ना, 9.4 का 11, वो उन्होंने Yes, sir. चेंज कर रखा होगा पर मैं देख लेता हूँ एक बार। 9.4 सर इन्होंने रीअरेंज कैसे किया वही? देख रहा हूँ। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, इन्होंने रीअरेंज कर रखा है। देखिए क्या कर रहा है इन्होंने कि जैसे यहाँ पर 1/2 है, ये लॉग वाला टर्म है, यहाँ पर 3/4 है, ये भी लॉग वाला टर्म है। तो इन्होंने इसमें से एक मिनट, क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। इन्होंने ना यहाँ पर क्या करा, देखो जैसे ये 1/2 है तो इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं। log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x plus 1, वो तो है ही अपनी जगह। तभी क्या है कि इन दोनों टर्म्स में इन्होंने 1/4 निकाल लिया कॉमन। 1/4 कॉमन निकालेंगे तो बेटा यहाँ बचेगा 2 log x plus 1
तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जब 1/4 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 3 log x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 3 पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। इसके बाद आप समझ गए होंगे। यस सर। छोड़ दूं ना, अब क्या हो गया log a प्लस log b यानी कि log a इंटू b, तो इन्होंने वो कर रखा है, फिर इन्होंने ये तो कर रखा है यस सर 1/4 देख log लिया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आगे वाली टर्म सेम है, तो हमने यहाँ तक करा, अपना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब कुछ कहते नहीं है ऐसे कि आप बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके छोड़िए। चलो जी, और बता दो 9.4 में और किसी बच्चे ने कुछ भी ट्राई करा हो, कोई भी क्वेश्चन हो बताइए प्लीज। सर क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है the volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of the balloon after 3 seconds. ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने बोला the volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate. वॉल्यूम जो है वो एक कांस्टेंट रेट पर चेंज होती है, तो वॉल्यूम और स्फेरिकल बलून है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब dv अपॉन dt इज इक्वल टू k बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 वेयर k इज अ कांस्टेंट, ये दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो चेंज क्या होता है dv बाई dt, v आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, ठीक है, तो इनिशियली का मतलब क्या है कि जब हमारा टाइम 0 था, तो मैं यहां पर लिखूंगा गिवन एट t इज इक्वल टू 0 रेडियस r, रेडियस r कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 3 यूनिट्स, इनिशियली उस बलून का कुछ रेडियस था 3 यूनिट्स and after 3 seconds it is 6 units, मतलब 3 सेकंड आफ्टर 3 सेकंड, तो जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो इसका रेडियस बढ़कर कितना हो गया 6 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर 3 सेकंड्स, रेडियस बताना है बलून का आफ्टर 3 सेकंड्स। टू फाइंड r when t is equal to t, जब हमारा टाइम t ही होगा, आफ्टर 3 सेकंड्स बोला है उन्होंने, कोई और वैल्यू दे रखी होती तो वो वैल्यू ले लेते। We know that volume of a sphere v is equal to क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर v is equal to होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब आपको दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्यों करना है वो आप समझ रहे होंगे, फिर भी बताता हूं, पहले निकाल लो आप, ये हो गया dv by dt, dv by dt, और ये हो गया मेरे पास 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और r की तो ये तो वैसे
हमारे सिलेबस में नहीं है ना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कोई बात नहीं, कर ये लो। शायद मैं मैं तो सारी चीजें करवा ही रहा हूँ, जो सिलेबस में से हट भी गई वो भी करवा रहा हूँ। मैं सर जस्ट कंफर्म कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यूब जो है, आर क्यूब का क्या हो गया 3r² और फिर आर को करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो dr/dt। अभी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर dv/dt की ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू k। k मतलब कांस्टेंट, ये गिवन था मेरे को, इतना बता दीजिए। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, आ गया सर। हाँ जी। तो ये हो जाएगा बेटा 4πr² dr/dt इज इक्वल टू k। dv/dt वॉल्यूम चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो dv/dt इज इक्वल टू k, ये गिवन है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा देखिएगा। तो dv/dt की वैल्यू है k, तो यहाँ dv/dt की वैल्यू आई 4πr² dr/dt इज इक्वल टू k। 4πr² dr/dt इज इक्वल टू k। तो जैसे पाई मेरे पास कांस्टेंट है, 4 मेरे पास कांस्टेंट है, ऐसे k भी एक कांस्टेंट हो गया। अब आप देखिएगा कि जो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आप अगर ढूंढने बैठते हैं कि मेरे को y और x मिल जाए, dy और dx मिल जाए, वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि वेरिएबल के नाम पर मेरे पास रेडियस और टाइम है, और इनकी अलग अलग वैल्यूज मुझे दे भी रखी है। तो हम क्या करेंगे कि देखिएगा, यहाँ से मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ये मेरी एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। 1 तो अच्छा मैं दे चुका हूँ पहले। अच्छा, एक काम करो, पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। r वाला r के साथ रखते हैं और t वाला t के साथ रखते हैं। तो देखिए t वाला तो कोई टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो t को ले लो कांस्टेंट्स के साथ। तो इसको छोड़ो, यहाँ पर r² dr, और ये हो जाएगा k अपॉन 4π dt। बताइए जी, वेरिएबल्स जो सेपरेट करें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? नहीं सर। अगर हम ठीक है, बताइए आराध्या, कृतिका, आकृति। यस सर, क्लियर है पूरा। क्लियर है सर। चलिए जी, ठीक है। सर, हाँ जी, बेटा बताओ। अगर हम ये 4π को उधर r² के साथ रखते तो कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4π को यही रहने दो, r² के साथ रहने दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम कर पाता। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले गया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। तो अब देखिएगा, r² इंटीग्रेशन r² dr इज इक्वल टू k अपॉन 4π, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, और अब आप ये देखिएगा, ये 4 एक प्रॉपर वैल्यू है, 4 पाई एक प्रॉपर वैल्यू है, ये k कितना है ये नहीं पता मुझे। इंटीग्रेशन की लिमिट्स दे रखी है मेरे को कि टाइम को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो कहां से कहां तक करूंगा, 0 से 3 तक। रेडियस को इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक, 3 से c तक, 3 से 6 तक। तो आप लिमिट्स डालिए यहाँ पर 3 से 6, और टाइम की लिमिट डालोगे कितनी, 0 से 3। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे लिए मैंने। हाँ सर। ठीक है, अब आप यस देखिए, सर। हाँ जी, r² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा r³ अपॉन 3, r³ अपॉन 3 हो गया। अब लोअर लिमिट 3 एंड अपर लिमिट इज 6 इज इक्वल टू k अपॉन 4π। जब dt को इंटीग्रेट करा तो ये आ गया t, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 3। ठीक है, तो हाँ, तो ये अब मेरे पास हो गया 1/3 को निकाल लो बाहर,
6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई और 3 माइनस 0। 6 6 का 36 कितना हो गया 216 होता है ना 6 का क्यूब और 3 3 का 9 3 का 27 ये 27 हो गया और ये हो गया और 3k अपॉन 4 पाई। ठीक है जी। अब क्या करो 216 माइनस 27 कितना हो जाएगा 1/3 और 16 माइनस 7 कितना हो गया 9 और यहाँ बचेगा 0 0 20 माइनस 2 कितना हो गया 189। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 84 पाई। अभी देखो 3k अपॉन 4 पाई 41 तो k की वैल्यू आ गई 84 पाई k की वैल्यू 84 पाई आ गई। अब ये बोल रहे हैं आपसे तो dv बाई dt की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने पूछा गया हमसे कि फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड्स। ये t सेकंड्स के बाद रेडियस कितना होगा बलून का। ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा जी तो अब क्या करना है मुझे कि जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी थी। ठीक है रेडियस ऑफ द बलून ये मेरे को बताना है एट टाइम t सेकंड्स। ठीक है तो आफ्टर t सेकंड्स बताना है। तो आफ्टर t सेकंड्स ये क्या था आफ्टर 3 सेकंड्स। आफ्टर t सेकंड्स का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो बलून है ना हमने बलून को फुलाना शुरू करा तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमने फुलाते गए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हुए फिर 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड ऐसे टाइम बढ़ता गया। तो टाइम बढ़ता गया इसका मतलब इनिशियल टाइम मेरे को क्या लेना है इनिशियल टाइम मेरे को लेना है 0 इनिशियल टाइम 0 लेना है और कहां तक चलना है मेरे को t सेकंड्स तक। इसी तरह से इनिशियल रेडियस मेरे को क्या लेना है 3 इनिशियली तो रेडियस 3 ही था 3 के बाद फिर वो बढ़ता चला गया। तो जैसे ये कंडीशन दे रखी है कि 3 सेकंड तक जब मैं उसको फुलाता रहा इन्फ्लेट करता रहा तो उसका रेडियस बढ़कर 6 हो गया। इसी तरह से अब अगर मैं और आगे बढ़ाता जाऊं तो फिर ये रेडियस कितना हो जाएगा वो ये पूछ रहे हैं। तो मेरे पास ये आई थी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको फिर से इसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है जैसे ये है r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई dt। ये है ना ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और फिर हम क्या करेंगे इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया अब 0 से लेकर r क्योंकि इस r की वैल्यू मुझे निकालनी है और r स्क्वायर dr और k की वैल्यू कितनी निकाली थी 84 पाई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dt और dt टाइम कहां से कहां तक टाइम शुरुआत कहां से हो रही है शुरुआत हो रही है टाइम की 0 से। अच्छा सॉरी ये जो रेडियस है रेडियस इनिशियल मेरे को 3 लेना है रेडियस की इनिशियल वैल्यू 3 है टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 है। सर ये लिमिट्स नहीं समझ आई क्यों ली। दोबारा बताता हूं मैं हमने क्या करा हम तो मतलब 0 से शुरू करते हैं जब भी हम इन्फ्लेट करना शुरू करेंगे या कोई भी हमको कंडीशन दे रखी है कोई भी चीज अगर बढ़ती जा रही है तो इनिशियल वैल्यू इनिशियल टाइम हम 0 लेंगे अनटिल एंड अनलेस मुझे इनिशियल टाइम कुछ देना रखा हो। तो इनिशियल टाइम कितना दे रखा है 0 और रेडियस इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है 3। फिर इन्होंने एक कंडीशन ये दी थी कि 3 सेकंड के बाद में रेडियस 6 यूनिट्स हो जाएगा। ये कंडीशन क्यों दी थी ताकि मैं कांस्टेंट निकाल पाऊं। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर t सेकंड्स अगर इसी रेट पर वो बढ़ता जाए तो आफ्टर t सेकंड्स कितना हो जाएगा रेडियस ये बताइए वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना तो इनिशियल अच्छा सर फिर ये 3 to 6 दे रखा था वो बस कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखा था बस क्या हमें ठीक है तो वो मैंने निकाल दिया। अब वो पूछा आफ्टर t सेकंड्स कितना हो जाएगा। ठीक है तो ये हो गया मेरे पास r स्क्वायर dr ये क्या हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3 और 3 से r इनिशियल वैल्यू 3 है फाइनल वैल्यू r ये मुझे कैलकुलेट करना है। पाई से पाई कर दिया 4 21 जा तो 21 और dt का क्या हो गया t
और इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू t। 1/3 को निकाल दो बाहर, ये हो गया r³ माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 21 और t माइनस 0। ठीक है, अभी इसको 3 को इधर ले जाओ, ये हो गया r³ माइनस 27। 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63t। ठीक है, तो r³ इज इक्वल टू 63t माइनस 27, ये हो गया। और अब क्या करें, r की वैल्यू पूछ रहे थे वो, तो r की वैल्यू आएगी 63t माइनस 27 की पावर 1/3। ये बता दो सबको समझ में आया कि नहीं? यस 19 आंसर देख लो बेटा, यही है। यस सर। ठीक है जी, और बताइए 9.4 9.5 कोई भी डाउट हो? सर 9.4 का ही है और सर 23rd बता दीजिए प्लीज। 23rd, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx। अरे क्या पूछा है? सर पता नहीं मेरा डी आ रहा है। अभी बता। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं। सबसे पहले तो मैं वही कोशिश करता हूँ, तो e की पावर x प्लस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर y। अब e की पावर y को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस y dy। dx को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x dx। बोलो, ऐसे ही करा था। यस सर। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx। e की पावर माइनस y अपॉन, अब माइनस y को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा -1, -1 से डिवाइड करूंगा इसको, यस ठीक है। इज इक्वल टू e की पावर x dx। तो x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए वो लिखते ही नहीं है। और प्लस c, तो ये मेरे पास -1 है, तो ये माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। इसको हम ये कह सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन। और दे रखा है कुछ? अरे as का तो a है। यस सर ए है। हाँ, क्योंकि इन्होंने इज इक्वल टू सी दे रखा है, इज इक्वल टू सी दे रखा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहेंगे हमारा यहाँ पर जाकर माइनस सी हो रहा है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है तो माइनस सी हो प्लस सी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने माइनस सी ले लिया उसको कांस्टेंट को, ओके तो वालों ने प्लस सी ले रखा है कांस्टेंट को, तो ए है इसका आंसर। ठीक है सर। ठीक है जी, आप बताइए जी अगली एक्सरसाइज, या इसी में कोई डाउट हो, या अगली एक्सरसाइज में या किसी एग्जांपल में हो कोई डाउट बताइए। बताइए 9.5 में 9.5 में पूछो। अच्छा शिवांगी और नियति, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं परसों अवेलेबल नहीं हूँ, आपका 25 को एग्जाम है, तो मैं परसों अवेलेबल नहीं हूँ। परसों मैं सारी क्लासेस को ऑफ रखूंगा, तो आपको कुछ भी डाउट्स पूछने हो तो कल सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे किसी भी टाइम, सुबह 2-3 घंटे है मेरे पास, उस टाइम पूछ लो किसी भी टाइम। ठीक है, ओके सर। कोई भी डाउट्स हो तो परसों इवनिंग क्लास भी नहीं होगी उस दिन? या परसों कोई क्लास नहीं होगी, परसों मैं पूरा छुट्टी रखूंगा, परसों मैं हूँ नहीं यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है ना, एक्चुअली निकल जाऊंगा, कल ही निकल जाऊंगा, तो परसों का काम है, उसके बाद अवेलेबल हूँ, नेक्स्ट डे आ जाऊंगा। बताइए शाश्वत कौन सा पूछ रहे थे? तो क्वेश्चन 9 और 11 बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 एक्सरसाइज 9.5 का ना? हाँ सर। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 9 और 11, एक मिनट रुक जाओ बस। 9 11 बड़ा खतरनाक डेटा है, मैं पानी पी रहा हूँ, एक मिनट रुकिए बस।
आती हो ना आती मक्खन आती हो ना मक्खन आती है ना मक्खन है बेटा माइक ऑन करो, किसी का माइक ऑन है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 का y dx एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखिएगा क्या दे रखा है मुझे, y dx प्लस x log y अपॉन x, y dx प्लस x log y अपॉन x dy log y अपॉन x dy माइनस 2x dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है मेरे को कि यहाँ पर हमारे पास ना एक प्रॉब्लम ये है कि y और x ये अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, y और x ये अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि y और x देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं और log के अंदर है। अगर मान लीजिए मैं इसको log a अपॉन b log a माइनस log b करूँ भी तो log y इंटू डी वाई माइनस log x इंटू डी वाई हो जाएगा। तो log x इंटू डी वाई आ रहा है यानी कि log x है और dy है, तो वो अलग अलग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इसको बनाना है एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखना है कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। तो उसके लिए मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ तो देखो dy दे रखा है, यहाँ भी dy दे रखा है, लेकिन यहाँ dx दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से dx कॉमन ले लेना है। अगर मैं dx कॉमन ले लूंगा तो dx कॉमन लेने का मतलब ये है कि पहली वाली सबसे टर्म डिवाइड में dx, पहली वाली टर्म भी dx से डिवाइड होगी, ये भी dx से डिवाइड होगी, ये भी dx से डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड बाय dx, ये डिवाइड बाय dx आ जाएगा और यहाँ पर dx हट जाएगा। अच्छा, और एक काम और करा जा सकता है कि आप इसमें x और ले लो कॉमन, x ले लीजिए कॉमन, ऐसे करो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे दिखाई देता है ना कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगने वाला, तो एकदम दिमाग में आता है कि भाई होमोजीनियस लगेगा। अब जब होमोजीनियस लगेगा तो उसमें मैं चौथे स्टेप में क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू vx पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू vx पुट करता हूँ। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है y अपॉन x। अगर मैं x और कॉमन ले लूंगा तो ये y अपॉन x बन जाएगा और ये ऑलरेडी y अपॉन x दे ही रखा है। तो जब किसी क्वेश्चन में y अपॉन x लगे, मतलब लिखा हुआ दिखाई दे, तो 99% क्यों समझ लेना कि इसमें आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगेगा। ठीक है, 1% थोड़े टेढ़े क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं आपको जब एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब बताऊंगा कि y अपॉन x लिखकर जानबूझकर दे देंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें लगेगा आपका कुछ और, होमोजेनियस नहीं होगा वो। खैर पहले इसको देखते हैं, इसमें मुझे क्या करना है, आप लिख दीजिए, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिवाइड थ्रू आउट, डिवाइड थ्रू आउट बाई x dx, इससे डिवाइड कर दो थ्रू आउट। आप क्या होगा, y dx अपॉन x dx प्लस x log y अपॉन x अपॉन, और इंटू dy भी है यहाँ पर, अपॉन x dx माइनस
2x dy upon x dx is equal to 0 upon x dx। मैंने थ्रू आउट x dx से डिवाइड कर दिया, dx से dx कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। ये बच गया y अपॉन x प्लस यहाँ dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालो कॉमन, dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, केवल log y अपॉन x बचा है। यहाँ पर पहले टर्म में मेरे पास बचता है केवल log y अपॉन x माइनस dy बाई dx कॉमन लिया -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, ये जो y अपॉन x है इसको उधर ले जाओ, तो dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई log y अपॉन x -2 इज इक्वल टू, इस y अपॉन x को इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस का y अपॉन x, ये आ गया। जैसे ही ये पता चलता है ना कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो मेरा अगला टारगेट यही होता है कि मैं dy बाई dx कैलकुलेट करूं। तो dy बाई dx कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो dy बाई dx क्या आ गया मेरे पास, देखिएगा dy बाई dx आ गया माइनस y अपॉन x, माइनस बाहर रख लो, अंदर भी लिख लोगे तो कोई बात नहीं है ऐसी, माइनस ऑफ y अपॉन x अपॉन log y अपॉन x -2, ठीक है जी। अब ये वाली हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले प्रूव करना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे करोगे, लेट f(x, y) is equal to minus y upon x upon log y upon x -2, ठीक है। जो dy by dx की वैल्यू आती है उसको मैं फंक्शन ऑफ x, y ये मान लेता हूं। अब मैं निकालूंगा f लैम्डा x, लैम्डा y, f लैम्डा x, लैम्डा y। तो जहां पर भी x है वहां पर लैम्डा x डाल दो, जहां पर भी y है वहां पर लैम्डा y डाल दो, माइनस तो बाहर गई, लैम्डा y अपॉन लैम्डा x अपॉन लॉग लैम्डा y अपॉन लैम्डा x -2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहाँ पर भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो क्या आ गया, वही आ गया जो था ओरिजिनली, माइनस y अपॉन x अपॉन लॉग y अपॉन x -2। तो ये क्या हो गया, ये तो f(x, y) ही हो गया, और बाहर आप यहाँ लिख देंगे लैम्डा की पावर 0। तो जनरली जो हमारा लेवल है ना, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें कभी भी, या जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए भी हैं उनमें कभी भी लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 2 वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। हमेशा हमारा f लैम्डा x लैम्डा y हमेशा f(x, y) के बराबर ही आएगा। कितने भी क्वेश्चंस आप देख लेना, पिछले सालों के, एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के, कितने भी देख लेना, सब में यही दे रखा है। पर डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूल होता है कि अगर लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 3, लैम्डा की पावर n अगर वो भी बाहर आएगा तो भी मैं उसको होमोजेनियस बोलूंगा। इसलिए मैं लिखने के लिए दिखा देता हूँ लैम्डा की पावर 0, आप चाहो तो इसको मत लिखो, ठीक। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर, सर हाँ जी बोलिए। सर अगर इस फॉर्म में ना आए कि लैम्डा की पावर n f x y, हाँ, अगर ये f(x, y) के बराबर ना आए तो आप समझ लेना कि या तो आपने यहाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और या फिर ये होमोजेनियस नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल है। एक बार दोबारा ट्राई करो, क्या पता वेरिएबल ही सेपरेट हो रहे हो उसके, ओके समझ गए। यस सर। हाँ, therefore it is a homogeneous differential equation, ठीक है। मुस्कान समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी। अब देखिए इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा वही रटे रटाए स्टेप्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, लेट y is equal to vx, it implies that dy by dx is equal to v plus x dv by dx। क्या करा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक बार v as it is, x का डिफरेंशियल 1 तो ये v आ गया, प्लस x as it is और v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो dv by dx, ये हो गया।
ठीक है, अच्छा जी। अब इसको मुझे जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन निकली है उसमें डालना है। चलिए, b plus x dv by dx put it in इक्वेशन 1 में डालना है इसको। देखिएगा, put it in फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालना है, इसमें dy by dx इज इक्वल टू माइनस, अब खुद देख लीजिए y अपॉन x दे रखा है, तो y अपॉन x का मतलब तो v हो गया ना, और dy by dx क्या हो गया, dy by dx की वैल्यू v plus x dv by dx, v plus x dv by dx is equal to minus v अपॉन log v minus 2, है ना। चलिए जी, ये हो गया। अब क्या करना है, अब वेरिएबल सेपरेबल होगा ही होगा, अब वेरिएबल सेपरेट हो ही जाएंगे, v अलग हो जाएगा और x अलग हो जाएगा, देखिएगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इस v वाले को इधर ले आऊंगा, x dv by dx माइनस v अपॉन log v माइनस 2 और माइनस v, ये भी आ गया माइनस v, x dv by dx is equal to minus v into log v minus 2 upon log v minus 2, x dv by dx is equal to, अब आप क्या करो, माइनस v कॉमन ले लो, माइनस v कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 और यहाँ पर बचेगा log v माइनस 2 अपॉन नीचे तो log v माइनस 2 है ही, तो x dv by dx is equal to माइनस v इंटू, ये हो गया 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1, तो log v माइनस 1 अपॉन log v माइनस 2, log v माइनस 1 अपॉन log v माइनस 2। अब क्या करो, अब कर लीजिए वेरिएबल सेपरेट, इधर वाला मिटा रहा हूं, देखो जी। अब dv ये है और इसको v वाले टर्म्स को इधर ले आऊंगा, ये मेरे पास क्या हो गया, log v माइनस 2 अपॉन v इंटू log v माइनस 1 dv, माइनस साइन को इधर ही रहने दो और ये dx इधर आ जाएगा, x उसके नीचे आ जाएगा, माइनस dx अपॉन x, ये हो गया। फिर मैं क्या करूँ इसमें जैसे ये है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log v माइनस 1 अपॉन v इंटू log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब इनको स्प्लिट कर दो, log v माइनस 1 अपॉन v इंटू log v माइनस 1 माइनस 1 अपॉन v log v माइनस 1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर लिखो dv, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, log v माइनस 1 से log v माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया,
तो ये आ गया 1/v माइनस 1/v इंटू 1/log v माइनस 1। इसको इस तरह से लिखो, कुछ सोचकर लिख रहा हूं मैं ऐसा, dv, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। 1/v कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एक काम करें, 1/v निकालूं या ना निकालूं, log v माइनस 1 को कुछ ले लूंगा, ठीक है, इसको बाहर मत निकालो, आप ऐसे ही रहने दो। 1/v dv माइनस 1/v इंटू 1/log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब क्या है कि अब मैंने इसको ना बड़ा आसान बना लिया, अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। देखिए क्या आसान बनाया है, मुझे एक चीज समझ में आती है कि log v माइनस 1 को अगर मैं कोई एक नया वेरिएबल मान लूं t, तो log v माइनस 1 को मैं t मान लूंगा, और log v का डिफरेंशियल क्या होगा, log v का डिफरेंशियल 1/v होगा, ठीक है, और 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1/t dt मिल जाएगा। तो इसको मैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 1/v dv, इसका तो मेरे आराम से log v आ जाएगा, और ये माइनस dx बाई x है, ये तो हमारे पास log x आ जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि तब से अब तक करा क्यों नहीं था, वो इसीलिए नहीं करा था कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाह रहा था, जिसको देखते ही ये लगे कि हाँ अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। आप पहले भी इंटीग्रेट कर सकते थे, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे सीधा सीधा, क्योंकि वेरिएबल तो देखिए यहीं पर सेपरेट हो गए थे, dv अलग हो गया था, dx अलग हो गया था, यहाँ पर भी कर सकते थे, पर वो बार बार फिर इंटीग्रेशन का साइन लेकर चलना पड़ता, तो थोड़ा मैंने आसान बनाने के लिए ऐसे करा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन 1/v dv माइनस इंटीग्रेशन 1/v log v माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, यानी कि वही 1/x dx एक तरह से, है ना। तो अब आप कहिएगा ये वाला जो इंटीग्रल है इसको आप मान लीजिए I1 अलग इंटीग्रल मान लो, और इस I1 को सॉल्व करेंगे, और ये इक्वेशन जो बनी है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारे पास हो गया, log v माइनस 1 को आप क्या मानेंगे, अच्छा dv लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, dv log v माइनस 1 को आप मानेंगे t, राइट, log v माइनस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट with respect to v on both sides, दोनों तरफ v के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करता हूं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर dv चाहिए। देखिए log v को जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो आ जाएगा बेटा 1/v, और जब 1 को करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में तो 1 तो कांस्टेंट है, वो हो जाएगा 0, और जब t को करेंगे v के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dt बाई dv। अब इस dv को इधर ले आओ तो क्या हो गया 1/v इंटू dv, 1/v इंटू dv क्या हो गया dt, 1/v इंटू dv, 1/v मल्टीप्लाइड बाई dv, ये क्या आ गया dt, और 1/log v माइनस 1, इस log v माइनस 1 को मैंने लिया था t, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/v इंटू dv, 1/v इंटू dv, ये है हमारा dt, तो 1/, और log v माइनस 1 ये है t, तो 1/t और dt, समझ गए मेरी बात। 1/log v माइनस 1 तो हो गया t, तो 1/t तो ये हो गया, और 1/v dv, 1/v dv की जगह मैंने लिख दिया dt, समझ गए।
Yes, sir. ठीक है, Yes, तो ये क्या, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा log mod t, log mod t। ठीक, अब इसको आप उसमें डाल दीजिए 1/v dv। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod v, log mod v। अच्छा log mod t है ना, t मैंने क्या लिया था log v -1, तो लिख दो यहाँ पर log of log v -1। वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, t की वैल्यू क्या ली थी log v -1, तो log of log v -1, तो ये तो हो गया 1/v का, क्या हो जाएगा log v माइनस इस पूरे का i1 का रिजल्ट क्या आया log of log v -1, तो माइनस log of log v, log v अलग है और -1 अलग है। ठीक, और इज इक्वल टू माइनस dx बाई x, तो ये क्या हो गया माइनस log mod x और प्लस कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये तीनों लॉग में है, तो इस कांस्टेंट को भी लॉग में ही मान लो आप। तो मेरी मर्जी है, मैं इसको माइनस लॉग सी भी मान सकता हूँ, मैंने मान लिया माइनस लॉग सी। इससे क्या होगा, ये log a माइनस log b का फॉर्मूला लग जाएगा log a अपॉन b, तो ये हो गया log b अपॉन log b -1। कितना समझ गए, ये समझ गया लेफ्ट हैंड साइड, हाँ सर। बताओ बेटा सभी समझ गए इतना। Yes, sir. Yes, sir. चलो छुट्टी। Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा log x प्लस log c, तो वो क्या हो जाएगा log cx। इधर भी log है, इधर भी log है, log से log कैंसिल हो गया। सर लॉग कैंसिल हो जाता है ऐसे? अच्छा Yes. मतलब एंटी लॉग उधर चला जाएगा तो? सीधी बात ये है कि दोनों तरफ log है, तो हटा दो उसको, भाई इधर वाले का log तो इधर वाले का log, है ना, तो आप उसको हटा दो। या क्या है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस को मैं क्या बोलूंगा, जैसे ये -1 है एक तरह से, दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो आप क्या करिए इसको ना पावर में ले आओ यहाँ पर, ये ऐसे होगा। ये log 1/cx। बिल्कुल सही, log b अपॉन log b -1 इज इक्वल टू log cx की पावर -1 हो जाएगा, cx की पावर -1, cx की पावर -1 क्या हो जाएगा log 1/cx। ये हो गया log 1/cx, इधर भी log इधर भी log, हटा दो दोनों को, b अपॉन log b -1 इज इक्वल टू 1/cx। अब b की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू क्या थी y/x, y/x अपॉन log y/x -1 इज इक्वल टू 1/cx। ये हो गया, और ज्यादा देखोगे पीछे हो सकता है थोड़ा सिंपलीफाई करके दे रखा हो, पर इतना ही है इसका आंसर ये है। समझ गए जी सभी बच्चे, yes, ठीक है। Yes, sir. चलिए, अच्छा आकृति तुमने जो बताए हैं अपने डाउट्स वो मैं बता दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, Okay, sir. ठीक है। और अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं बता रहा हूँ कि परसों तो मैं नहीं हूँ, तो आपकी लोगों की नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी और उसके बाद फिर संडे को होगी, तो सैटरडे संडे 2 दिन होगी क्लास, ठीक है। थर्सडे को मैं नहीं हूँ। चलिए जी, फिर करिएगा इनको, टाइम है आप लोगों के पास सफिशिएंट, 9.4 9.5 ये पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करिएगा, जो भी डाउट्स हो पूछना मेरे से। सर जो आप Okay, कह sir. रहे हो नेक्स्ट वीक में इंटीग्रल्स का टेस्ट होगा, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी करें? बिल्कुल एनसीईआरटी का मैं आपको बता दूंगा।